हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रूल 36 सब रूल नंबर 4। रूल 36 सब रूल नंबर 4। अब तक हमने क्या पढ़ा है? हम बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमें पता है कि जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे आईटीसी मिल जाएगा। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है उसे आईटीसी मिल जाएगा प्रोवाइडेड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 हम रीड करते हैं विद रूल नंबर 36। तो रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4। तो रूल 36 सब रूल नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे, जो न्यूली इंसर्ट किया गया था 2019 में, देन अगेन 2020 में देयर इज ए अमेंडमेंट। लेकिन रूल 36 सब रूल नंबर 4 क्या कहता है आईटीसी लेने के रिगार्डिंग? मतलब ये कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की जो कंडीशन है कि रेसिपिएंट आईटीसी तभी लेगा जब इनवॉइस होगा, जब रिसिप्ट होगा, सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया होगा और रेसिपिएंट अपनी रिटर्न फाइल कर देगा। वो तो ए एंड देयर इज अनदर रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 हैज बीन एडेड। और बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 है वो बेसिकली जो थर्ड कंडीशन थी जहां पे सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया उसी के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड है। सप्लायर जीएसटी पे करेगा अपनी रिटर्न के अंदर डिटेल्स मेंशन करके। तो पहले हम थोड़ा सा रिटर्न के बारे में नहीं ना हम पूरा रिटर्न वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा रहे। रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर जब आएगा तब मैं तुम लोगों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जितना यार रेलिवेंट है उतना मैं तुम लोगों को पहले रिटर्न के बारे में समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4। तो ये समझ में आ गया कि ये जो आज अपनी क्लास है वो रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 में क्या नया रूल इंसर्ट किया गया है, सब रूल 4 क्या कहता है। there is a supplier Mr. A, recipient is a Mr. B. supplier Mr. A, recipient is a Mr. B. सप्लायर ने सप्लाई किया गुड सर्विसेज और बहुत। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लायर ने जो भी सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज, तो सप्लायर ने जो सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज टू बी, तो यदि एक सप्लायर दूसरे सप्लायर को यदि सप्लाई करता है तो लेने वाला क्या हो जाता है? रेसिपिएंट। जैसे बी को हमने क्या बोला? रेसिपिएंट। और ए सप्लाई कर रहा है तो वो क्या हो गया? सप्लायर। तो ए के पॉइंट से वो सप्लाई क्या मानी जाएगी सर? आउटवर्ड सप्लाई। कोई डाउट है? कोई डाउट है सर? बिल्कुल डाउट नहीं है इसमें सर। जो ए की जो आउटवर्ड सप्लाईज है सर वो ए की आउटवर्ड सप्लाईज है ना। तो जो ए की जो आउटवर्ड सप्लाईज है तो ए बोलता है मैंने बी को सप्लाई किया, तो ये ए के लिए आउटवर्ड है, तो बी के लिए क्या है सर? इनवर्ड सप्लाईज। तो बी के लिए क्या है? इनवर्ड सप्लाईज। तो ऑप्शन ना बात ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब रिटर्न फाइल करेगा, तो जब ए कौन भैया? ए। तो ये ए जो अपनी जीएसटीआर जो फाइल करेगा, रिटर्न जो फाइल करेगा, तो ये ए अपनी जीएसटीआर 1 में, कहां पे? जीएसटीआर 1। तो ए जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी उसकी आउटवर्ड सप्लाईज है उन आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फाइल करता है। ए ने बोला अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर बोला कि मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है, तो जीएसटीआर 1 के अंदर ए ने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को दे दी कि ये मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है, इनके ऊपर मैं जीएसटी पे करूंगा। मतलब ये कि जीएसटीआर 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स देके ये जो पर्सन है इन आउटवर्ड सप्लाईज पर जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देता है। कौन? मिस्टर ए। अब सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मिस्टर ए, जब मिस्टर ए अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स देता है तो मिस्टर ए क्या बोलेगा? मैंने ए ने बी को माल बेचा। तो जैसे ही गवर्नमेंट को बताता है मैंने बी को जो माल बेचा है, इतने का माल बेचा है, इतना जीएसटी है, ये लो में जीएसटी। तो जैसे ही ए बोलता है मैंने बी को माल बेचा, तो जैसे ही ए ने बोला कि मैंने बी को माल बेचा, तो ऑटो पॉपुलेटेड देयर इज ए फॉर्म जीएसटीआर 2A। तो ये जीएसटीआर 2A कोई फाइल नहीं करता, ये जीएसटीआर 2A रेसिपिएंट मिस्टर बी के पोर्टल पे अपने आप आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा? मेरा कनेक्टेड है, यही तो कंप्यूटर का वर्ल्ड है। मैनुअल तो क्या होता है, हर चीज की आपको एंट्री करनी पड़ती है।
मैनुअली तो आपको हर चीज की एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन जैसे आपने कंप्यूटर में जीएसटी कॉमन पोर्टल पे मिस्टर ए जो सप्लायर है उसने बोला मैंने बी को माल बेचा, तो ए बोलता है मैंने बी को माल बेचा, बी का जीएसटीआर नंबर लिखा, तो जैसे ही ए ने गवर्नमेंट को बोला अपनी रिटर्न के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर बोला कि मैंने बी को इतने का माल बेचा और इतना जीएसटी लगा और जीएसटी नंबर डाल दिया बी का, तो बी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा भैया तुमने इतने का माल खरीदा। तो जीएसटीआर 2A फाइल नहीं करनी पड़ती, जीएसटीआर 2A ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न से जो ऑटो पॉपुलेट होगा किसमें, मिस्टर बी के जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, तो मिस्टर बी अपने जीएसटी कॉमन पोर्टल पे देखेगा कि इतना माल खरीदा हुआ है। समझ में आ गया? तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ये कहेगी कि दोनों मैच होना चाहिए, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट रेसिपिएंट उतना ही आईटी से ले सकता है जितना सप्लायर ने जीएसटी पे किया हो। लेकिन अभी एक प्रोविजन है कि यदि मैच नहीं भी हुआ, यदि सप्लायर ने नहीं भी किया तो मिल जाएगा रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4, इट इज कनेक्टेड विद द थर्ड कंडीशन। तभी मैंने क्या बोला कि जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की जो थर्ड कंडीशन है जहां पे ये दिया हुआ है कि सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया हो, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सप्लायर ने जीएसटी नहीं भी पे किया हो तो चलेगा। अभी फिलहाल एक बार आप प्रोविजनल बेसिस पे 10% का तो हम आईटी से दे सकते हैं। कितना? 10%। चलिए 10% कैसे आया वही तो बता रहा हूं, सुनो बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बोला है समझ में आया? पहला पॉइंट आपको ओनली इतना समझना है फर्स्ट कि सप्लायर ने बी को जो माल बेचा, तो सप्लायर ने जो बी को जो माल बेचा जैसे ही वो अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर बोलेगा, जीएसटीआर 1 के अंदर, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट ए जीएसटी तभी पे करेगा जब उसकी इनवॉइस मतलब जब उसकी जीएसटीआर में आएगा, तो ए ने अपने जीएसटीआर के अंदर उन इनवॉइस की डिटेल्स दे दी हो जो उसने बी को बेचा है। तो ए ने फॉर एग्जांपल अपने रिटर्न्स के अंदर बताया 1 लाख, तो 1 लाख पर 18% जीएसटी दैट इज 18,000 का जीएसटी ए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने 1,18,000 रुपीज 18,000 रुपीज का जो जीएसटीआर 1 के अंदर मेंशन कर दिया कि 1 लाख का माल बेचा जिस पे 18,000 का जीएसटी है, तो ये 18,000 ऑटोमेटिकली मिस्टर बी के जीएसटी कॉमन पोर्टल पे आएगा, जिसके आधार पे ये बी इजीली 18,000 का आईटीसी ले लेगा। ये तो रिटर्न वाला कंसेप्ट है। क्या रिटर्न वाला कंसेप्ट है? क्योंकि हमने क्या बोला, हमने ये बोला भैया तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो, तो ये मैच कैसे होता है? ऑटोमेटिकली मैच होता है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट सप्लायर को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सप्लायर रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 1 के अंदर, तो सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी डिटेल्स दी आउटवर्ड सप्लाईज की, तो मिस्टर ए की जो आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स है, सुनना बात ध्यान से, मिस्टर ए की जो आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स है वो मिस्टर बी के लिए वो इनवर्ड सप्लाईज है। तो ऑटोमेटिकली जब ए बोलता है मेरी इतनी आउटवर्ड है, तो वो अपने आप बी के कॉमन पोर्टल पे इनवर्ड सप्लाईज के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। मतलब बी को बताने की जरूरत नहीं, बी अपने आप बताएगा। हो सकता है कि ए ने गलत बताया, इसे बी भी अपना बताएगा, लेकिन एक बार ए ने जितना आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स दिया वो ऑटो पॉपुलेटेड, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? ऑटो पॉपुलेटेड मींस अपने आप जीएसटी कॉमन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पे ये बोलेगा ए 18,000 का मैंने जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया, जीएसटीआर 1 के अंदर बता दिया, तो ये बी क्या करेगा? 18,000 का आईटीसी ले लेगा। इट इज अ मैचिंग कंसेप्ट। यदि ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम उसकी है जो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। या तो समझ में आ रही बात? यह समझ में आ रहा है? तो अब अपन आते हैं पहले एग्जाम्पल पे, उसके बाद में तुम लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल। देन उसके बाद अपन कंसेप्ट पे आएंगे कि रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल 36 सब रूल नंबर 4 पे भी आऊंगा मैं, लेकिन एक बार पहले अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम? यहाँ पे अपने क्या किया है? सप्लायर लिया है। एग्जाम्पल को समझना, एग्जाम्पल के साथ डायरेक्टली रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 क्यों डेवलप हुआ, क्यों बना, उसके रीजंस को दे देता हूं कि क्या बेनिफिट दिया गया है, क्या रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई है, जो भी दिया गया है रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 वो अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इतना समझ में आ गया जो मुझे एक बार बताना था, क्योंकि मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा जीएसटीआर 1, तो आपको पता होना चाहिए जीएसटीआर 1 हर सप्लायर को, हर पर्सन को फाइल करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 जो फाइल की,
ये जीएसटीआर 1 की जो आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स है वो अनदर पर्सन के लिए इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स होती है, तो वो ऑटो पॉपुलेटेड होती है। तो इसका वन ऑटोमेटिकली जो रेसिपिएंट है उसकी इनवर्ड सप्लाईज में अपने आप रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सर जो मैच नहीं हो पाएगा उसका क्या होगा, उसी के लिए ये रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 बना हुआ है। लेकिन पहले एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है प्रॉब्लम को समझना, पूरे ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। सप्लायर इज अ मिस्टर ए, पूरा डिटेल में एग्जांपल लेंगे। ये मिस्टर ए सप्लाई करता है, मिस्टर ए ने सप्लाई किया इनवॉइस 1 लाख रुपीज, जीएसटी एट द रेट 18,000 रुपीज, और टोटल अमाउंट हो गया 1,18,000 रुपीज, वैल्यू 1 लाख रुपीज की इनवॉइस में, और 18,000 का जीएसटी चार्ज किया गया है, टोटल 1,18,000 रुपीज है फ्रॉम टू द रेसिपिएंट मिस्टर बी। ये रेसिपिएंट इसलिए हो गया क्योंकि रिसीव किया, समझ में आ गया। ए ने बी को सप्लाई किया तो ए सप्लायर हो गया और बी रेसिपिएंट हो गया। क्या सप्लाई किया, माल बेचा 1 लाख रुपीज का, जिस पर 18,000 का जीएसटी चार्ज किया गया, राइट। यहाँ पे अपने तो और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नंबर ऑफ सप्लायर्स ले लिए, जिससे कि आपका ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आए। तो हमने यह माना कि 2 सप्लायर्स है, मतलब ये जो बी भैया है ना, बी भैया, ये जो बी जो माल खरीद रहा है वो 2% से खरीद रहा है, ए से भी खरीद रहा है और सी से भी खरीद रहा है, राइट। तो जी ने क्या किया जी, तो 1 लाख का 18,000 का जीएसटी, इतना माल खरीदा ए से, और बी ने क्या किया, देयर इज अनदर सप्लायर इज अ मिस्टर सी, तो मिस्टर सी ने भी मिस्टर बी को सप्लाई किया, दैट इज द वैल्यू 2 लाख रुपीज, जिस पर जीएसटी एट द रेट 18% 36,000 रुपीज का जीएसटी बना, राइट। तो 2 सप्लायर्स है, सारी तरह समझ में आ गया। एग्जांपल देख लो, 2 सप्लायर्स है ए और सी, ए ने भी बी को माल बेचा और सी ने भी बी को माल बेचा, सप्लाईज की, राइट। अब सुनना बात ध्यान से, देयर इज ए मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि हमें ये आंसर करना होता है ना, हम कौन, रेसिपिएंट, सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया हो, हमें ये मैच करना होता है कि सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया हो, तो सप्लायर ने जो जीएसटी पे कर दिया हो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि सप्लायर ने अपने जीएसटी R1 के अंदर वो डिटेल्स को मेंशन किया हो। तो समझना बात, या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि जो मिस्टर ए, कौन है हमारे सप्लायर, जो मिस्टर ए नॉट अपलोडेड डिटेल्स ऑफ इनवॉइस 1 लाख रुपीज, मतलब ये कि ए ने बी को जो 1 लाख का माल दो बेचा था, जिस पर 18% जीएसटी चार्ज हुआ था, 18,000 रुपीज, ए ने अपनी जीएसटी R1 फाइल की नहीं, या अपनी जीएसटी R1 फाइल की, लेकिन जितना माल बी को दिया ना, वो 1 लाख रुपीज की इनवॉइस को अपनी जीएसटी R1 के अंदर मेंशन नहीं किया। लेकिन ध्यान से देखो, ए ने नहीं किया तो बी के जीएसटीआर 2 में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन देयर इज अनदर सप्लायर, 2 सप्लायर है ना, तो दूसरा सप्लायर जिसका नाम है मिस्टर सी, तो मिस्टर सी सप्लायर ने जैसे जीएसटीआर 1 के अंदर 2 लाख रुपीस की इनवॉइस, जो मिस्टर सी है उन्हें 2 लाख रुपए की इनवॉइस की डिटेल्स को, पर्टिकुलर्स को मेंशन किया अपनी जीएसटी R1 के अंदर, जिस पर 36,000 रुपीज का जीएसटी पेड है, तो मिस्टर सी ने अपनी जीएसटी R1 जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जैसे ही फाइल की, 2 लाख रुपीज का माल बेचा बी को, 36,000 का जीएसटी, ये रिफ्लेक्ट हो गई बी के जीएसटी कॉमन पोर्टल पे इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी 2A। एक बार वापस से फ्लैशबैक में जाते हैं, देखो पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, कभी कभी वर्ड उल्टा पुल्टा निकल जाता है, बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है, प्रोविजन अपने आप बनेगा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 आया किस पॉइंट के लिए, वो इसलिए आया, समझना कि मिस्टर सी यहां पे जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, कौन बेटा, मिस्टर सी जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जैसे ही 2 लाख रुपीस की इनवॉइस की डिटेल पर्टिकुलर्स देता है, उधर बी सी ने जीएसटी R1 के अंदर 2 लाख रुपीस की इनवॉइस की डिटेल्स को फर्निश किया जीएसटी R1 के अंदर, इधर बी के जीएसटी कॉमन पोर्टल पे इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 2A, ये पर्टिकुलर्स आ गया, 2 लाख रुपीस का माल खरीदा फ्रॉम द C and 36,000 GST। इसका मतलब ये हुआ
कि अब बी जब आईटीसी लेगा तो 36,000 का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड है 36,000 पे तो पता ही है जीएसटीआर 2A के अंदर आ रहा है, इसका मतलब जीएसटीआर 1 के अंदर ये डिटेल लिखी हुई है सी के, तो सी ने जब जीएसटीआर 1 के अंदर उस इनवॉइस को कवर कर लिया, इसका मतलब उसने जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। प्रॉब्लम एक ही है, क्योंकि ए के जीएसटीआर 1 के अंदर आ नहीं रहा, लेकिन बी भैया क्या बोलेगा, बी बोलेगा भैया मैंने ए से तो माल खरीदा है, माना कि ए ने जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं पे किया, ए ने जीएसटीआर 1 के अंदर कवर नहीं किया, ए ने जीएसटीआर 1 के अंदर कवर नहीं किया, लेकिन मैं बी हूं, मैंने तो माल खरीदा ना, मैंने तो पैसा दिया ना, मैंने तो जीएसटी पे किया ना, मुझे आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा? भैया मैंने पेमेंट दे दिया, मैंने 1 लाख का माल खरीद लिया, मैंने 18,000 का जीएसटी ए को पे कर दिया, ए चोर इंसान है, बेईमान इंसान है, घटिया इंसान है, उसने गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पे किया, उसने गवर्नमेंट को जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स नहीं दी, मेरे साथ अन्याय क्यों? तो ये रूल बनाया गया 36 सब रूल नंबर 4। समझ में आया पॉइंट? मींस 36,000 का तो आपको पता ही है, ये बना क्यों, द रीजन बिहाइंड है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कंडीशन दी हुई थी, ये मिस्टर बी रेसिपिएंट रेजिडेंट पर्सन आईटीसी लेते टाइम चारों कंडीशन फुलफिल करेगा, जिसमें कंडीशन दी हुई थी थर्ड कंडीशन, जहां सप्लायर सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, याद आया? तो उसके लिए जीएसटीआर 1 ये बंदा हमेशा फाइल करेगा सप्लायर, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो तो मैचिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रेसिपिएंट जब आईटी से लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरे जीएसटीआर 2A के अंदर आ रहा है, इसका मतलब जीएसटीआर 1 के अंदर मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब इस पर्सन ने क्या किया, गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। ये तो मैचिंग हो रही है, ये तो मैचिंग हो रही है, ये तो मैच हो रहा है ना। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, सी का प्रॉब्लम नहीं है, सी ने जीएसटीआर 1 दिया, सी ने जीएसटीआर 1 दिया, 2 लाख रुपए का जीएसटीआर 1 के अंदर इनवॉइस डिटेल पर्टिकुलर दे दी, अपलोडेड डिटेल्स ऑफ इनवॉइस 2 लाख रुपीज इन द जीएसटीआर 1, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया मिस्टर बी के जीएसटी कॉन पोर्टल में, इन द जीएसटीआर 2A के अंदर 36,000 का जीएसटी आ गया। तो 36,000 के जीएसटी के जो लफड़ा है ही नहीं, यहाँ पे जो भी हम लड़ाई कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो 1 लाख रुपीज जिस पर जीएसटी लग रहा है एट द रेट 18%, जो आपने परचेज्ड किया है फ्रॉम मिस्टर ए, सर इसका क्या होगा? ए ने गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पे किया क्योंकि ए ने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर मेंशन ही नहीं किया, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टर बी, भैया मैंने ए से माल खरीदा, मैंने माल के बदले पेमेंट दिया, 1,18,000 का मैंने पेमेंट दे दिया, जब मैंने पेमेंट दे दिया ये ए गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पे करता, मेरी क्या गलती? तो हमने बना दिया रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4, एक नया सब रूल इंसर्ट किया गया। अब एक बार देखते हैं कि वो कहता क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Now ready everyone? Yes, this is a rule number 36 sub rule number 4. This is a rule number 36 sub rule number 4. क्या कहता है ये? Unmatched credit, unmatched A to B वाला, C और B वाला नहीं, C और B वाला तो मैचिंग हो रहा है, C और B वाला तो मैचिंग हो रहा है, उसकी तो बातें नहीं हो रही है भैया। 36,000 का आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट इधर सी ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया, अपने जीएसटीआर 1 के अंदर मेंशन किया, बी के जीएसटीआर 2 के अंदर आ रहा है, 2A के अंदर आ रहा है, तो इजीली आईटीसी मिलेगा। 36,000 की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उस खोटे इंसान की, छोटे इंसान की, घटिया इंसान की, जो अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर पर्टिकुलर मेंशन कर ही नहीं रहा। तो ऐसे में यदि आपने माल खरीदा है, बी बोलता है भैया मैंने माल खरीदा है, मैंने पेमेंट दे दिया है, मैंने सब कुछ किया है भैया, तो मुझे आईटीसी दो ना भैया। तो जो अनमेच्ड क्रेडिट है मतलब जीएसटीआर 1 के अंदर तो नहीं आ रहा, मतलब ये कि सप्लायर जो है ना, सप्लायर मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के सप्लायर के अंदर जो जीएसटीआर 1 जो फाइल किया है मिस्टर ए ने, उसमें तो 1 लाख की डिटेल्स नहीं आ रही है, 18,000 की जीएसटी की डिटेल्स नहीं आ रही है, लेकिन मिस्टर बी बोल रहा है भैया मैंने 1 लाख का माल खरीदा, 18% का जीएसटी पे किया उस पर, मुझे 18,000 का जीएसटी चाहिए। तो ये अनमेच्ड क्रेडिट है। क्या बोलते हैं? अनमेच्ड क्रेडिट। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ बोलो बेटा, अनमेच्ड क्रेडिट। क्या बोलते हैं? अनमेच्ड क्रेडिट।
तो हम यहां पे जो बात कर रहे हैं रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 में, वो इसी अनमेच्ड क्रेडिट की बात हो रही है। लेकिन ये अनमेच्ड क्रेडिट का भी हम आईटीसी दे देंगे प्रोवाइडेड, वो तो प्रोवाइडेड है कि रूल 36 सब रूल नंबर 4 की सारी बाकी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो। मीन वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में नहीं आता हो तभी तो एलिजिबल होना चाहिए। तो मतलब आईटीसी मिलता है, आईटीसी आपका बनता है, इनवॉइस भी है आपके पास, बी बोलता है मेरे पास इनवॉइस भी है, मैंने माल खरीदा भी है, मैं पेमेंट भी दे रहा हूं, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का ए भी नहीं, ओनली ड्यू टू द रीजन ऑफ ये छोटा इंसान है भैया, ए नहीं। सुनो बात, बी का दुख, बी बोलता है यार मैंने माल खरीदा लेकिन ए ने अपनी इनवॉइस की डिटेल जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं दी, उसके इरादे गलत हो, उसके कुछ भी हो, भैया मेरी क्या गलती। तो ये जो अनमैच्ड क्रेडिट है, जहां बी बोलता है मैंने 1 लाख का माल खरीदा 18% जीएसटी मेरे पास इनवॉइस ए, लेकिन ए ने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर, ए ने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स फर्निश नहीं की। तो ये जो अनमेच्ड क्रेडिट है, सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। तो यस, रूल नंबर 36 रूल नंबर 4, अनमेच्ड क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ 10%। इससे पहले थोड़ा सा डिटेल में पूरा बता दूं कि प्रोविजन क्या है। ये प्रोविजन ये है कि पहली बार ये एप्लीकेबल हुआ था, दैट इज 9 अक्टूबर 2019। ये प्रोविजन पुराना नहीं है, हमें पता है हमारा जीएसटी बहुत पहले आ गया था, लेकिन ये जो रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 और ये जो नोटिफिकेशन के साथ जो इंसर्ट हुआ, ये हुआ 9 अक्टूबर 2019। 9 अक्टूबर 2019 को ये इंसर्ट किया गया। उस समय रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 के अंदर ये दिया हुआ था कि अनमेच्ड क्रेडिट का भी आपको आईटीसी मिल जाएगा 20%। अनमेच्ड क्रेडिट 18,000 रुपीज, तो 18,000 का भी आपको आईटीसी मिल जाएगा 20% आईटीसी मिलेगा। 20% किसका होगा मैं बताऊंगा। ये आया था नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर, ये नोटिफिकेशन आया था 9 अक्टूबर 2019। तो 9 अक्टूबर 2019 को इन्होंने पहले प्रोविजन जो मेंशन किया था दैट वाज 20%। नाउ देयर इज अनदर अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2020, द लिमिट इज 10%। इसलिए हम बात करेंगे 10% जो अभी एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि दिसंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए 30 जून तक के जितने भी अमेंडमेंट से सारे एप्लीकेबल होते हैं। तो इसका मतलब आपको जो लिमिट है पहले थी 20%, अब जो लिमिट एप्लीकेबल होगी दैट विल बी द 10%, राइट? ठीक है, प्रोविजन पे आते हैं। प्रोविजन क्या कहता है? जो अनमेच्ड क्रेडिट है उसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब ये कि भैया रेसिपिएंट, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझते हैं। कैसा बनाए? ये रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 दुख दर्द समझता है। किसका? रेसिपिएंट का। भैया मैंने माल खरीदा है, मेरे पास इनवॉइस भी है, 1 लाख का माल था, 18% का जीएसटी, आई हैव द इनवॉइस, आई हैव रिसीव द गुड्स और सर्विसेज। लेकिन ये छोटा इंसान, ये खोटा इंसान, ये मिस्टर ए ने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स को फर्निश नहीं किया, तो इसमें मेरी क्या गलती? तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। इस अनमेच्ड क्रेडिट का भी हम तेरे को आईटीसी देंगे, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, मिलेगा 10%। लेकिन ध्यान से देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दीबाजी मत करना। ये 10% किसका है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर समझ में आया कि अनमेच्ड क्रेडिट का भी हम आपको आईटीसी देंगे। कितना देंगे? 10%। कितना देंगे? 10%। पॉइंट टू बी नोटेड, ये 10% किसका होगा ये भी आपको देखना होगा। अब जल्दी से मैं रीड कर देता हूं क्या दिया हुआ है रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4। अनमेच्ड क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड द 10% ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द जीएसटीआर 2A। पूरा रूल पढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। आईटीसी जो अवेल करना है बाय रजिस्टर्ड पर्सन अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग, दैट इज अ मिस्टर बी। तो बी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि ये तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था और अभी भी मैंने बोला कि सेक्शन 16 की जो अदर कंडीशन है, जैसे सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन को ही आईटीसी मिलेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको आईटीसी मिलेगा
और बाकी सारी सेक्शन 16 की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी ही करनी है। तो ITC टू बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, in respect of invoices or debit note the details of which have not been uploaded by the supplier। तो किसकी बात कर रहा है ये मिस्टर ए की बात कर रहा है। तो मिस्टर ए ने अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 दैट इज अ GSTR 1, तो मिस्टर ए ने जो GSTR 1 जो फाइल की, उस GSTR 1 के अंदर जो ए ने बी को जो माल बेचा था 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख रुपीज की जो इनवॉइस है उसकी डिटेल्स अपने GSTR 1 के अंदर मेंशन नहीं की, और जब वो GSTR 1 के अंदर नहीं आया तो गवर्नमेंट को GST गया नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल भी ITC नहीं मिलेगा। लेकिन अभी बोला कि रूल नंबर 36 अब रूल नंबर 4 में 10% तो हम देंगे। तो किसकी बात की जा रही है? जो मैच नहीं हो रहा है, जो अनमैच हो रहा है। मतलब ये सुनना बात ध्यान से, कौन से वाले इनवॉइसेस की बात की जा रही है? मिस्टर सी की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि मिस्टर सी का तो ITC मिलना ही मिलना है, वो तो पूरा मैच हो ही गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बात समझ में आ रही है? बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत ईजी, आई लव्ड इट। ऐसा लग रहा है कभी कभी तो हम ही प्रोविजन बनाने लग गए हैं, क्योंकि मिस्टर सी ने GSTR 1 के अंदर डिटेल फर्निश की, 2 लाख की 36,000 रुपीज का GST है, तो उस पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इधर ये बोल रहा है GSTR 1 के अंदर 36,000 रुपीज गवर्नमेंट को GST पे कर रहा है, और उधर GSTR 2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 36,000 का ITC मिलेगा। प्रॉब्लम तो ये है कि जब ए ने बी को माल बेचा और इनवॉइस है, लेकिन उस इनवॉइस की डिटेल्स को इसने अपलोड नहीं किया। किसने? मिस्टर ए ने जो GSTR 1 फाइल की, तो उसने 1 लाख की जो इनवॉइस है उसकी डिटेल्स अपने GSTR 1 के अंदर अपलोड नहीं की, GSTR 1 के अंदर मेंशन नहीं की, और जब ये GSTR 1 के अंदर नहीं आई तो ये रेसिपिएंट के GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, 1 की आउटवर्ड सप्लाईज ऑटो पॉपुलेटेड एज ए इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द रेसिपिएंट इन GSTR 2A। तो GSTR 1 से बनता है 2A, राइट, क्योंकि 1 में एक बंदा बोलता है मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है, तो इसकी आउटवर्ड सप्लाई किसी और की क्या होती है? इनवर्ड सप्लाईज होती है। एक पर्सन की आउटवर्ड सप्लाई किसी और पर्सन की क्या होती है? इनवर्ड सप्लाईज होती है। तो यदि एक पर्सन ने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज नहीं बताई तो दूसरे पर्सन की इनवर्ड सप्लाईज के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो इसी को बोला गया है दैट इज अ अनमैच्ड क्रेडिट। तो इसे ही बोला हमने अनमैच्ड क्रेडिट। आया वर्ड समझ में? क्या नया वर्ड था? अनमैच्ड क्रेडिट। तो किसकी बात हो रही है? ये मिस्टर ए ने, मैं बार बार एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, 1% भी चांस नहीं रहने दूंगा कि किसी को नहीं समझ में आया, वादा मेरा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा है, जो 1 लाख रुपीज की जो इनवॉइस है, जिस पे 18,000 का जो GST है, तो GSTR 1 में जब ए ने ये डिटेल्स फर्निश नहीं की तो ये 1 लाख पे 18% का जो GST है ये बी के GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये हो गया अनमैच्ड क्रेडिट। तो इसका ITC नहीं मिलेगा। तो रूल 36 सब रूल नंबर 4, ये सब रूल नंबर 4 9 अक्टूबर को इंसर्ट किया गया और स्टार्टिंग में बोला गया कि 20% तक का हम आपको ITC दे देंगे अनमैच्ड क्रेडिट पे भी। अनमैच्ड क्रेडिट पे भी तुम्हारे दुख दर्द को समझते हुए, बी के दुख दर्द को समझते हुए हम उसे 20% ITC दे देंगे और 1 Jan 2020 को 1 Jan को ये अमेंड होके नाउ दैट इज अ 10%। अब दूसरा पॉइंट, क्योंकि मुझे तो ये समझ में आ ही गया है कि 10% आपको कब देखना है, ये समझ में आ गया अनमैच्ड क्रेडिट। तो पहला लाइन आपको समझ में आ गया अनमैच्ड क्रेडिट। अब दूसरा आपको ये समझना है कि अनमैच्ड क्रेडिट के केस में, क्योंकि अनमैच्ड क्रेडिट समझ में आ गया, GSTR 1 को लिंक करना है GSTR 2A से। तो यदि कोई पर्सन GSTR 1 के अंदर डिटेल फर्निश नहीं करेगा तो GSTR 2A के अंदर वो आएगा नहीं, लेकिन रेसिपिएंट तो ITC लेना चाहेगा। वो बोलेगा 1 में उसने नहीं बताया तो मैं क्या करूं, मैं तो ITC लेना चाहता हूं। तो ये जो हुआ ना, ये हुआ अनमैच्ड क्रेडिट। तो ये अनमैच्ड क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड नहीं कर सकता। किससे एक्सीड नहीं कर सकता? मतलब आप ले सकते हो, कितना ले सकते हो? 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। मतलब जो तुम्हारे दिमाग में आया था ना 18,000 का 10%, ना मैं बार बार बोलूंगा 18,000 का 10% नहीं होगा, 18,000 का 10% नहीं होगा, क्योंकि ये तो बच्चों को याद हो जाता है कि 10% लेना है अनमैच्ड क्रेडिट, मैक्सिमम 10% लेना है। लेकिन 10% किसका लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 10% किसका होगा, ये 10% होगा ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। मतलब 18,000 का 10% नहीं होगा बेटा, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा था ना, वो नहीं है, वो नहीं है। मीन्स 18,000 का मैच नहीं हो रहा क्योंकि 18,000 का आईटीसी वो लेना चाहता है, कौन, बी, लेकिन ए ने 18,000 का वो जो 1 लाख का जो इनवॉइस है वो डिटेल अपने जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं बताया, तो इस अनमेच्ड के लिए भी 18,000 का आईटीसी नहीं देंगे, 18,000 का 10% भी नहीं होगा। जो एलिजिबल आईटीसी बनता है इन रेस्पेक्ट ऑफ invoices or debit notes or details of which have been uploaded by the suppliers under section 37 subsection 1 in the GSTR 1 and reflected in the GSTR 2A of the recipient। थोड़ा कम समझ में आया। हमने 4 एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हुए हैं इस पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए। नाउ रेडी एवरीवन? इतना मुझे पता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा, लैंग्वेज से क्लियर नहीं हुआ होगा, जो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, वादा मेरा। लेकिन इतना सबको क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम अनमैच क्रेडिट की है, उस केस में 10% है। पर अब समझना है सर ये एलिजिबल का क्या है, क्योंकि जो इसी एग्जाम्पल के साथ लिंक करते हैं अपन, इसी के साथ लिंक करके उस कंसेप्ट को समझ रहे थे, तो क्या होगा अब समझना बात। अब क्या होगा, किसके लिए बात कर रहा हूं, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी जब अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा, कौन, मिस्टर बी। मिस्टर बी एवरी मंथ अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करता है, तो जब ये जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा, जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा, क्या फाइल करेगा, जीएसटीआर 3 बी के अंदर कितना आईटीसी लेगा। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर बी है। तो मिस्टर बी जीएसटीआर 3 बी के अंदर कितना आईटीसी लेगा, कितना आईटीसी मिलेगा, सुनना। मिस्टर बी के ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 2A, तो जीएसटीआर 2A के अंदर कितना आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, 36,000 रुपीज। तो 36,000 का तो पूरा आईटीसी मिलेगा ही ना भैया। नहीं आया समझ में सर? भैया जीएसटीआर 1 के अंदर जो सी से जो आपने माल खरीदा, तो सी ने क्या बोला, सी ने पूरा जीएसटी पे कर दिया, तो ये जीएसटीआर 2A के अंदर रेसिपिएंट के रिफ्लेक्ट कर दिया, तो जो मैच हो गया उसका तो पूरा आईटीसी मिलेगा ही ना। तो 36,000 रुपीज का जो जीएसटी पेड है, तो वो जो मैचिंग हो गया उसका तो पूरा आईटीसी मिलेगा। सर ये बिल्कुल क्लियर हो गया। सर रूल 36 सब रूल नंबर 4 किसके लिए कह रहा है, अनमेच्ड। तो अनमेच्ड क्रेडिट कितना है, ए ने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर 1 लाख की इनवॉइस नहीं बताई, 18% जीएसटी नहीं बताया, तो 18,000 का जीएसटी बचा लिया उसने, नहीं पे किया गवर्नमेंट को। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है बी तुम्हें हम आईटीसी नहीं देंगे, लेकिन रूल 36 अब रूल नंबर 4 बोलता है भाई हम दे देंगे। तेरे को कितना दे देंगे हम, 10% दे देंगे, जा तू दुखी ना हो। नहीं, ये 10%, ये जो 10% है ये 18,000 का नहीं होगा, जो एक बार दिमाग में आता है वो नहीं होगा, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जीएसटीआर 2A ऑफ द रेसिपिएंट, तो जो रेसिपिएंट है दैट इज अ मिस्टर बी है, तो मिस्टर बी, जो मिस्टर बी है ना, मिस्टर बी, तो मिस्टर बी का जो जीएसटीआर 2A है ना, तो जीएसटीआर 2A के अंदर जितना भी आईटीसी रिफ्लेक्ट होता है दैट इज 36,000, तो 36,000 का 10% होगा। मतलब ये कि 18,000 का क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, भी बोलता है मैंने 18,000 का माल खरीदा, मतलब मैंने 1 लाख का माल खरीदा जिस पर जीएसटी 18,000 का पे किया, तो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, लेकिन जीएसटीआर 1 के अंदर सप्लायर ने बताया ही नहीं, तो गवर्नमेंट बोलती है भैया हम क्या करें, मैच हो ही नहीं रहा। फिर भी हमने एक नया प्रोविजन सब रूल इंसर्ट किया गया, वो ये बोलता है कि मिल जाएगा, लेकिन 10% ही देंगे। लेकिन ये 10% आपको 18,000 का नहीं देखना, ये 10% आपको 18,000 का नहीं देखना, ये 10% जो आपको देखना है कि जो आपका एलिजिबल, ये 10% किसका देखना है, जो आपका एलिजिबल, जो आपका आईटीसी बनता है, जो आपका रिफ्लेक्ट होता है जीएसटीआर 2A के अंदर ऑफ द रेसिपिएंट मिस्टर बी। तो आईटीसी कौन ले रहा है, बी। तो बी के जो जीएसटीआर 2A के अंदर जितना एलिजिबल आईटीसी है, उस एलिजिबल आईटीसी का 10%। तो इसका मतलब जो आईटीसी मिल जाएगा 36,000 प्लस 3,600, 36,000 प्लस 3,600।
39,600। तो यहाँ पे क्या होगा, 39,600 का आपको क्या होगा, ITC विल बी अवेलेबल। वी कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से देखना है, बड़ा मजा आएगा, ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर यस, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया कि जो मिस्टर ए जो सप्लायर है उसने सप्लाई किया, यहाँ पे 2 बार माल बेचा अलग अलग डेट पे, तो 2 इनवॉइसेस बनी हुई है, ध्यान से देखना। मींस इतना समझ में आया बेटा कि मिस्टर ए सप्लाई करता है, ये अलग डेट पे होगा, ये अलग डेट पे होगा, इसकी डेट अलग होगी, इसकी कोई डिफरेंट डेट है और इसकी भी कोई डिफरेंट डेट है। मतलब ये कि मिस्टर ए ने 2 बार माल बेचा, तो एक बार इनवॉइस बना हुआ है 50,000 रुपीज़ का और एक बार इनवॉइस बना हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, ऐसा माल बेचा बी को। देयर इज अनदर सप्लायर जिसका नाम है दैट इज मिस्टर सी, और मिस्टर सी ने भी क्या किया, सप्लाई किया, दैट इज इनवॉइस 2 लाख रुपीज़ की है, GST एट 18% 36,000 रुपीज़ का है, दिस इज अ सप्लाईज। और ये तो तुम लोगों को समझ में आई गया कि बी का जो ITC है वो सप्लायर पर डिपेंड है। एक कंडीशन थी ना कि सप्लायर ने, बाकी सारी कंडीशन है वो रेसिपिएंट के ऊपर ही डिपेंड करती है, लेकिन सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की एक कंडीशन रेसिपिएंट के अलावा सप्लायर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है कि सप्लायर क्या कर रहा है, क्या सप्लायर GST पे कर रहा है या नहीं है, उसी के लिए बना हुआ है। और उसी के लिए एक रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि यदि सप्लायर ने GST नहीं भी पे किया तो मिल जाएगा, लेकिन 10% ही हम देंगे। तो यहाँ पे देखने हैं कि सप्लायर ने क्या किया, क्या देखना है कि सप्लायर ने क्या इनवॉइस की डिटेल फर्निश की, नहीं की, क्या किया, तो देखते हैं किसने क्या क्या किया, ध्यान से देखना। सप्लायर ए ने नॉट अपलोडेड द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस 1 लाख रुपीज इन GSTR 1। यहाँ पे जो सप्लायर था मिस्टर ए, तो मिस्टर ए की 2 इनवॉइसेस थी, एक 50,000 की थी, 1 लाख की थी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मिस्टर ए ने 1 लाख की इनवॉइस की डिटेल को फर्निश नहीं किया, इसका मतलब 50,000 की डिटेल, ध्यान से देखना, इधर ए ने 50,000 की डिटेल्स अपने GSTR 1 के अंदर फर्निश की, जैसे ही ए ने अपने GSTR 1 के अंदर 50,000 की डिटेल्स को फर्निश किया, उधर बी के GSTR 2A के अंदर 50,000 पे 9,000 का GST रिफ्लेक्ट कर गया। सर 1 लाख क्यों नहीं रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि बी ने ए से 1 लाख का माल भी तो खरीदा है भैया। ए ने अपने GSTR 1 के अंदर 1 लाख की इनवॉइस की कोई डिटेल फर्निश नहीं की, और जब उसकी डिटेल्स को अपलोड नहीं किया तो GSTR 2A के अंदर 1,18,000 के GST के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन 50,000 की डिटेल्स फर्निश कर दी। मतलब ये कि 1 लाख की जो इनवॉइस है उसकी डिटेल नहीं दे रहा, लेकिन 50,000 की डिटेल्स वो फर्निश कर रहा है। ये समझ में आ गई बात, सर इतना आ गया। एक बार पूरा देख लेते हैं कि मिस्टर सी ने भी क्या किया। इधर मिस्टर सी ने क्या किया, अपलोड द डिटेल्स, मतलब जो डिटेल्स है 2 लाख रुपीज की और इस पर GST एट 36,000 रुपीज है वो फर्निश किया। तो इधर जैसे, सुनना बात ध्यान से, सी ने GSTR 1 के अंदर 2 लाख रुपीज की इनवॉइस की डिटेल फर्निश की, उधर कौन, बी के GSTR 2A के अंदर 36,000 भी रिफ्लेक्ट कर गया। समझ में आ रहा है सर ये कैसे होता है, ऑटो पॉपुलेटेड कंप्यूटर का गेम है ये, क्योंकि द रीजन बिहाइंड है GSTR 1 के अंदर जब ये डिटेल्स देगा तो ये बोलेगा मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है, तो ये बी की क्या बन जाती है, इनवर्ड सप्लाईज हो जाती है। तो GSTR नंबर के आधार पे ये ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड है। जितना ये आउटवर्ड सप्लाईज बताएगा किसी और पर्सन की इनवर्ड है, तो जिस पर्सन की वो इनवर्ड है उसके GSTR 2A के अंदर वो आ जाएगी। समझ में आ रही बात। हमें तो ये समझना है कि जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो मैचिंग करेगा उसके ITC के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि जो मिस्टर बी जो अपनी GSTR 3B फाइल करेगा, तो जब मिस्टर बी GSTR 3B फाइल करेगा तो कितना ITC लेगा। तो समझना मेरी बात ध्यान से, जितना ITC रिफ्लेक्ट कर रहा है फुल ITC ले लेगा 45,000 रुपीज, जितना रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ पे, इन द GSTR 2A के अंदर जितना आपका ITC रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना तो पूरा ITC मिल जाएगा। लेकिन जो अनमैच्ड क्रेडिट है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, बी ने 50,000
ये 50,000 की डिटेल तो फर्निश कर दी ना। बी ने 1 लाख का माल भी तो खरीदा ना, तो बी ने यदि 1 लाख का यदि माल खरीदा तो बी बोलता भैया मुझे उसका भी आईटीसी लेना है, लेकिन इधर ए ने क्या किया, ए ने डिटेल फर्निश की नहीं, तो ये क्या हो गया, अनमेच्ड क्रेडिट। तो इस अनमेच्ड क्रेडिट का भी आपको आईटीसी मिल जाएगा 10%। कितना मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। लेकिन ये 10% 18,000 का नहीं दिया जाएगा, ये 10% क्या देखा जाएगा, तो जीएसटीआर 2A के अंदर, किसके, बी के। तो बी के जीएसटीआर 2A के अंदर कितना आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज 45,000। तो 45,000 का 10% दैट इज 4,500। तो 45,000 प्लस 4,500 और टोटल जो आईटीसी मिल जाएगा, टोटल जो आईटीसी मिलेगा दैट विल बी द 49,500 रुपीज। तो 49,500 रुपीज का आईटीसी विल बी अवेलेबल टू द मिस्टर बी। किसी को भी लग रहा है सर नहीं समझ में आ रहा, और एग्जांपल्स जितने जितने तुम्हारे दिमाग में इफ एंड बट आ रहे हैं, हमने सारे इफ एंड बट को यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया, जिससे कि आपको ये रूल 36 सब रूल नंबर 4 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो नाउ वी कम टू द एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, मिस्टर ए सप्लाई करता है इनवॉइस 3,80,000 रुपीज की, एंड उस पर जीएसटी चार्ज किया 18%, 68,400 रुपीज सप्लाई किया गया बी को, दैट इज मिस्टर बी। तो उस सप्लाई के रिगार्डिंग मिस्टर बी क्या हो गया, दैट इज अ रेसिपिएंट, और ए क्या हो गया, दैट इज अ सप्लायर। देयर इज अनदर सप्लायर, क्योंकि हम 2 सप्लायर ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं, एक सी ले रहे हैं। तो सी ने भी क्या किया, सप्लाई किया, दैट इज अ इनवॉइस 20,000 रुपीज की, जीएसटी चार्ज किया 3,600 रुपीज का। ये तो पर्टिकुलर्स है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, जो बी आईटीसी लेना चाहता है, लेकिन बी का आईटीसी इस बात पर डिपेंड करता है कि सप्लायर जी ने जीएसटी R1 में क्या किया, क्योंकि सेक्शन 16 में एक कंडीशन दी हुई है कि जब सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा तभी इसको आईटीसी मिलेगा, रेसिपिएंट को, राइट। तो इसलिए रूल 36 रूल नंबर 4 के अंदर दिया हुआ कि जो अनमैच्ड है, तो आपको देखना पड़ेगा कितना मैचिंग हो रहा है, कितना अनमैच्ड हो रहा है। तो एक बार देखते हैं इन सप्लायर जी ने क्या किया, क्योंकि सप्लायर का जो जीएसटीआर 1 होता है वो रेसिपिएंट का क्या बन जाता है, जीएसटीआर 2A। समझ में आ रहा है, ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटी कॉमन पोर्टल पे अपने आप रिफ्लेक्ट होता है। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। देखो वापस से प्लेस बैक में जाते हैं, समझ में आ रहा है, एक साथ, मतलब इधर सप्लायर ने क्या किया, अपलोड द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस इन जीएसटीआर 1, मतलब ये कि ए ने, यहां इस बार ए ने क्या किया, ए ने 3,80,000 रुपीज का जो इनवॉइस है जिस पर 68,400 रुपीज का जीएसटी चार्ज किया, इन डिटेल्स को अपनी इनवॉइस जीएसटीआर 1 के अंदर बताई। तो इधर ए जीएसटीआर 1 के अंदर इस इनवॉइस की डिटेल्स को अपलोड करता है, उधर रेसिपिएंट दैट इज मिस्टर बी के जीएसटीआर 2A के अंदर ही डिटेल्स अपलोड हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, दैट इज 68,400 रुपीज। सी ने क्या किया, लेकिन सी भैया जो है जिन्होंने 20,000 रुपीज का इनवॉइस बेचा है बी को, तो सी ने क्या किया, 20,000 रुपीज की जो डिटेल्स है, जो इनवॉइस की जो डिटेल्स है, उसे अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं की, जीएसटीआर 1 के अंदर उन डिटेल्स को मेंशन नहीं किया। और जब इसने डिटेल को मेंशन नहीं किया, लेकिन बी क्या बोलेगा, मैं तो आईटीसी लेना चाहता हूं, तो ये क्या हो गया, अनमैच्ड क्रेडिट, कि इधर जीएसटीआर 1 के अंदर आ नहीं रहा, लेकिन रेसिपिएंट क्या बोलेगा, मैंने तो माल खरीदा है, मैंने तो पेमेंट किया है, मेरे पास तो इनवॉइस ए। तो अब देखना पड़ेगा कि मिस्टर बी अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर क्या करेगा, और शायद तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या करना होगा, इसमें एक पॉइंट और समझना होगा, समझना बात वेरी इंटरेस्टिंग। ये मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी, ये तो आपको समझ में आई गया कि जब ए ने 68,400 की डिटेल्स, दैट इज 3,80,000 की इनवॉइस की डिटेल को फर्निश किया, तो इधर 68,400 रुपीज का जीएसटी का डिटेल्स आ गया, तो मींस पूरा आईटीसी मिल जाएगा जो डिटेल्स फर्निश्ड है। मतलब ये कि जितना आईटीसी मैच हो गया उसका तो पूरा का पूरा आपको आईटीसी दे दो, तो 68,400 रुपीज का तो पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन जो अनमैच्ड क्रेडिट है दैट इज 20,000 का इनवॉइस, 20,000 का इनवॉइस जो सी ने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड नहीं किया, लेकिन जो बी भैया है वो आईटीसी लेना चाहता है,
तो मैंने क्या बोला, 3600 का 10% नहीं होगा, जो 10% जो होगा वो किसका होगा, 68,400। और यहां पे यदि मैं 68,400 का यदि 10% यदि कर दूं तो ये आता है, ये आता है 6,840 और टोटल अमाउंट कितना हो गया, दैट इज 75,200 रुपीज। पे की तो पार्टी हो गई, ये तो ज्यादा मजा हो गया यार। क्योंकि यदि लॉजिकली बी बोलता है भैया मेरा वैसे आईटीसी बनता कितना है 68,400, एक तो ये मेरा आईटीसी बनता है और दूसरा मेरा ये वाला आईटीसी बनता है 3,600, तो टोटल जो मेरा आईटीसी बनता है वो बनता है मेरा 72,000 रुपीज का। लेकिन आपके 10% की वजह से तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। गवर्नमेंट बोलती हम पूरे पागल है क्या, जब तेरा जीएसटी पेड ही 72,000 रुपीज का है तो क्या हम इतने बावले हैं कि 10% की वजह से तेरे को बेनिफिट दे देंगे। हमने प्रोविजन बना रखा है कि 10% आईटीसी ले ले, 10% आईटीसी ले ले ऑफ द एलिजिबल आईटीसी का। लेकिन यदि इसकी वजह से यदि तुम्हारा आईटीसी जो बनता है, तुम्हारा जो टोटल आईटीसी जो बनता है, जो तुम्हारा टोटल जो आईटीसी बन गया 75,200 रुपीज, भैया इतना तो आपने अपनी जेब से टैक्स ही नहीं पे किया, आपने टैक्स इतना पे किया है 72,000 का ओनली। तो इस केस में जो आईटीसी जो अवेलेबल होगा दैट विल बी द 72,000 रुपीज। वैसे 10% के प्रोविजन की वजह से बन रहा है 75,200 रुपीज, लेकिन उस 75,200 पूरा तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट आपने टोटल जीएसटी जो पे किया है जेब से बी ने, रेसिपिएंट ने, वो पे ही 72 पे किया, तो 72,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जो आईटी से जो अवेलेबल होगा दैट विल बी द 72,000 रुपीज। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 3, समझ में आई बात बेटा? एक बार अपन इसको और देख लेते हैं। दिस कैन बी फर्दर अंडरस्टूड इज अंडर, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने प्रोविजन को यहाँ पे कवर किया। दो केसेस हैं यहाँ पे, सुनना बात ध्यान से। पहला केस, वेयर इनवॉइस और डेबिट नोट has been uploaded by the supplier in his GSTR 1। तो यदि सप्लायर GSTR 1 के अंदर जो इनवॉइस के डिटेल फर्निश कर देता है तो देन रेसिपिएंट के GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। क्या लिखा है? फुल आईटीसी, नो कंप्रोमाइज। क्या लिखा हुआ है बेटा? क्या लिखा हुआ है? फुल आईटीसी, पूरा आईटीसी मिल जाएगा। इफ ऑल दी अदर कंडीशंस ऑफ अवेलिंग द आईटीसी, इसका मतलब ये हुआ कि आईटीसी की जो भी कंडीशन दे रखी है सेक्शन 16 एंड अदर सेक्शंस के अंदर, तो जो कंडीशन दे रखी है वो सारी यदि फुलफिल होती है तो जो मैचिंग जो हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम सेक्शन 16 बाकी सारे सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर दे, आईटीसी के जितने भी सेक्शन है उनको ध्यान में रखते हुए रहना है। ओनली जो प्रॉब्लम था मैचिंग अनमैच वाला, जो नहीं मिल पाता था क्रेडिट, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट सप्लायर ने जीएसटी नहीं पे किया, फिर भी हम आईटीसी दे रहे हैं। कितना? 10%, बट वे उसके लिए है, दैट इज अ पॉइंट ओनली। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई सर। तो मतलब ये कि जो मैचिंग हो रहा है उसका तो आईटीसी मिलेगा, यदि सारी कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है। लेकिन वेयर इनवॉइस और डेबिट नोट एज नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1, तो जो इनवॉइस की डिटेल्स सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं दी तो वो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो अनमैच्ड क्रेडिट होगा, तो उसके लिए 10% आईटीसी मिल जाएगा। उसका कितना मिल जाएगा? 10%। कितना परसेंट? 10% आईटीसी मिल जाएगा। कितना परसेंट आईटीसी मिल जाएगा? 10% आपको आईटीसी मिल जाएगा ऑफ द एलिजिबल, 10% मिल जाएगा ऑफ द एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइस और डेबिट नोट। तो जितना भी अपलोडेड मतलब जो इनवॉइस अपलोड कर दी तो रेसिपिएंट की जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, तो जीएसटीआर 2A के अंदर जितना रिफ्लेक्ट करेगा उसका 10% आपको आईटीसी मिल जाएगा। हाउएवर
जो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर जो मैंने समझाया, इसी हाउएवर के लिए हमने बनाया था एग्जाम्पल नंबर 3। द आईटीसी सो क्लेम्ड, इस प्रोविजन की वजह से हमने जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमने आईटी से कितना क्लेम कर लिया, 75,200 रुपीज। तो इन्होंने क्या बोला, भैया सुनो तो भैया, ITC so claim should not exceed the actual eligible ITC available in respect of the invoices not uploaded। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि टोटल 70,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुई उसका आप आईटी से कितना क्लेम कर रहे हो, 68,400। लेकिन इस पर यदि आप लेते तो कितना लेते, 3,600। तो इस पर 3,600 ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। 68,400 में तो हमें कभी प्रॉब्लम है ही नहीं, 10% की वजह से आपको मिल रहा है 6840। लेकिन वैसे आपका जो एलिजिबल है, वैसे आपका एलिजिबल है 3,600। तो भैया 6840 कैसे ले लूंगी आप, हमारा टैक्स बनता है 3,600 रुपए का, और 6840 10% की वजह से बेनिफिट उठा लूंगी, बेवकूफ समझ रखा है मैं, नहीं ना, दैट इज पॉइंट। तो इसको आप दोनों तरीके से बोल सकते हो कि टोटल 70,000 से एक्सेड नहीं होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि मेनली जो ये पॉइंट बना हुआ है ये वैसे भी इसी के लिए तो बना हुआ है कि जो अनमेस्ड क्रेडिट है जिसका आईटीसी बन नहीं रहा था, तो 68,400 जो एलिजिबल आईटीसी है उसका आप 10% आप क्लेम कर लो। लेकिन ये 10% जितना आपका आईटीसी बन रहा है यदि उससे ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3,600। तो मीन्स जो आपका आईटीसी बनेगा फाइनली वो कितना बनेगा, दैट विल बी 68,400। वो तो मिलना ही मिलना है, 3,600, तो दैट इज 72,000 रुपीज का आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्योंकि वैसे आपका जो 10% के फॉर्मूला के हिसाब से 6840 बन रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस पर जीएसटी जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुई उस पर 10% की वजह से बन गया 6840, लेकिन उस पर टैक्स की 3,600 रुपए का दिया है, तो 3600 से एक्सीड नहीं कर सकता, तो 3,600 हम दे देंगे। तो यहाँ पे जो आईटीसी मिल जाएगा दैट विल बी 72,000 रुपीज। ये एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट था। नाउ लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जिससे कि पूरा अच्छी तरह ही समझ में आ जाए रूल नंबर 36। अब रूल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। सप्लायर मिस्टर ए ने सप्लाई किया, दैट इज 80,000 रुपीज की इनवॉइस है 68,400, एंड सी ने भी सप्लाई किया इनवॉइस 20,000 3,600 का जीएसटी, राइट, यहां तक क्लियर। अब इस बात पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि ये सप्लायर क्या कर रहा है। इनवॉइस की अमाउंट मत देखो, आप तो ये देखो कि सप्लायर ने क्या किया। जो सप्लायर ने किया उसका इंपैक्ट रेसिपिएंट के ऊपर पड़ता है थर्ड कंडीशंस की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है भैया सप्लायर से हमें जीएसटी मिलेगा तो हम रेसिपिएंट को आईटीसी दे देंगे, लेकिन रेसिपिएंट के दुख दर्द को समझते हुए 10% का हम आईटीसी दे रहे हैं। और 10% किसका, अब तक सबको याद हो गया होगा। देखते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर सी क्या करते हैं, उसका इंपैक्ट बी पर क्या पड़ता है। तो देखें कि मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने नॉट अपलोडेड डिटेल्स, ध्यान से बेटा, नॉट अपलोडेड डिटेल्स ऑफ इनवॉइस इन जीएसटीआर 1, मतलब 3,80,000 का जो इनवॉइस है वो ए ने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर फर्निश नहीं किया। और इधर सी ने भी जो 20,000 रुपीज का जो माल बेचा उसकी जो इनवॉइस की जो डिटेल्स है उसे भी अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड नहीं किया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मिस्टर बी है उसके जीएसटीआर 2A के अंदर कुछ भी नहीं आया। कहाँ से आएगा, क्योंकि जीएसटीआर 2A तो ऑटो रिफ्लेक्ट करता है, ऑटो रिफ्लेक्टेड है, ऑटो पॉपुलेटेड है। इधर 1 के अंदर डिटेल फाइल हुई, उधर 2A के अंदर एसएपीएन के जीएसटीआर 2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। लेकिन जब 1 के अंदर डिटेल फर्निश्ड हुई नहीं, जब 1 के अंदर डिटेल फर्निश्ड हुई नहीं, तो 2A के अंदर भी वो डिटेल्स नहीं आएगी।
समझ में आ रही बात? तो सर यहाँ पे बी को क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर आपने बोला कि अनमेच्ड क्रेडिट का, सुनना मेरी बात ध्यान से, अनमेच्ड क्रेडिट का बी को आईटीसी मिल जाएगा 10%, बी को आईटीसी मिल जाएगा 10%, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो बी जो है जीएसटीआर 3B जब फाइल करेगा, तो जब जीएसटीआर 3B जो फाइल करेगा, तो जीएसटीआर 3B जब ये फाइल करेगा तो ये आईटीसी लेगा कितना, पहले देखते हैं फुल आईटीसी किसका मिलेगा। सर पूरा आईटीसी तो उसका मिलता है जो इनवॉइस अपलोड होती है। तो जीएसटीआर 1 के अंदर कोई सप्लायर जी ने कोई इनवॉइस अपलोड ही नहीं की, तो जीएसटीआर 2A के अंदर तो कुछ रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, तो पूरा आईटीसी तो किसी का मिलना ही नहीं है। तो जो अनमेच्ड क्रेडिट है, तो अनमेच्ड क्रेडिट का में क्या मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। तो 10% किसका देखना होगा, तो भैया 10% इनका थोड़ी देखा जाता है, ये तो वो इनवॉइसेज है, ये तो वो इनवॉइसेज है जो अपलोड नहीं हुई। जो 10% आपको जो देखना होता है उन इनवॉइसेज का देखना होता है जो अपलोड हो गई। ये दोनों क्या है, नॉट अपलोड, नॉट अपलोड, ये अपलोड नहीं हुई है। ये दोनों इनवॉइसेज जब अपलोड नहीं हुई तो सिंपल सा बात है, इनका तो आपने आईटीसी लिया नहीं, तो 10% आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो 10% जो आपको अब मिल जाएगा अनमेच्ड क्रेडिट का, लेकिन ये मिलना किसका है, एलिजिबल का, और यहाँ पे एलिजिबल कितना है, अंडा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस केस नो आईटीसी अवेलेबल, मतलब बी को कुछ नहीं मिल पाएगा। 10% वाला जो प्रोविजन बनाया गया था बेनिफिट देने के लिए, लेकिन बी को आईटीसी नहीं मिल सकता। तो ये जीएसटीआर 3B के अंदर जब ये फाइल करेगा गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, तो ये कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, इसे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अच्छी तरह एक बार ये पूरा प्रोविजन देखना, रूल 36 और रूल नंबर 4 का। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।